नमस्कार दर्शकों, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, किसी भी देश की बाल आबादी उसका भविष्य होती है। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए हमारा भारतीय संविधान हमेशा ही जागरूक रहा है और हमेशा ही बच्चों को उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किए गए हैं। क्या है बाल संरक्षण कानून और हमारे देश की कानूनी व्यवस्था, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बरेली के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संदीप कुमार शर्मा जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं, वहीं जो संविधान है या जो संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं उनके कर्तव्य की भी बात शुरू हो जाती है। अगर हम ये जानना चाहें, अपने दर्शकों को ये बताना चाहें कि बच्चों के अधिकारों को लेकर के जो हमारे देश में कानून बने उनकी शुरुआत कब हुई, कब हमारे देश ने बच्चों के विषय में सोचा और एक कानूनी प्रक्रिया में से लेकर के आए, क्या बताएंगे आप? देखिए पांडे जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हमारे जो भारतीय संविधान है जी, उसमें ही ये व्यवस्था की गई कि पहले जो हमारा आर्टिकल 14 है उसमें समानता का अधिकार दिया गया, जो अधिकार हैं उनका संरक्षण करे वो जी। तो ये व्यवस्था हमारे संविधान में की गई। उसके अलावा जो इसके संबंध में कानून बनाए गए, सबसे पहले जो कानून बना 1960 में बना। वकील साहब, आपने बताया कि सन 1960 में पहली बार बाल अधिकारों को कानूनी दायरे में लाया गया। जी। चूंकि कोई भी कानून पूर्ण नहीं होता, उसमें कई बार सुधार की आवश्यकता होती है जी। और आज की जो परिस्थितियां हैं, आज का जो परिवेश है, उसमें इस कानून में कई बार सुधार किए गए। हम चाहेंगे आप सिलसिलेवार हमारे दर्शकों को बताएं कि कब और किस तरह के सुधार किए, उनके पीछे क्या उद्देश्य था। देखिए, सबसे जो बड़ा उद्देश्य था वो बालकों के अधिकारों को कैसे संरक्षित किया जाए जी। और उनको कैसे जो है संरक्षित करके उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। जी। इसलिए जो है वो ये सब व्यवस्था की गई। तो जो इस समय जो 2015 का जो कानून है वो अपने आप में संपूर्ण कानून है। अच्छा। वो उन बच्चों के अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित करता है और इस कानून के अंतर्गत वे बालक जिनकी उम्र 18 वर्ष तक है, वे बालक इसके अंतर्गत आते हैं। जी, यानी 0 से 18 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं वो इस कानून के द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। जी। अब यहाँ दो तरह की बातें आती हैं। एक तो ये कि किसी के उत्पीड़न की वजह से बच्चों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं जी। और दूसरा ये कि बच्चों के द्वारा भी अलग अलग परिस्थितियों में अपराध कारित होते हैं। जी। उसके लिए भी कानून में व्यवस्था है। जी। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे किसी दूसरे के द्वारा उत्पीड़ित होते हैं या उनके अधिकारों का हनन होता है जी। तो उसके लिए क्या व्यवस्था है। जैसे अगर हम बात करें बाल मजदूरी की, जी। तो एक बहुत बड़ी कुप्रथा है। सरकार हमारी लगातार प्रयास कर रही है कि किसी भी स्तर पर किसी भी तरह से बाल मजदूरी को रोका जाए। जी। अगर आज के दौर में कोई भी व्यक्ति छोटे बच्चों से कहीं कोई कार्य करवाता है तो उसके लिए कानून में क्या व्यवस्था है, किस तरह से दंडित किया जाता है? क्या कोई अलग से सरकार ने कोई समिति बनाई है जो कि इन सब पर संरक्षण रखेगी या फिर जिला प्रशासन को ही जिम्मेदारी दी गई है इस बात की? देखिए, बालकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए बाल श्रम को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया। जी जी। और उस प्रतिबंध के लिए जिलाधिकारी हैं और श्रम विभाग है। इसके अलावा एक जो है वो बालकों के कल्याण के लिए समिति बनाई गई है जिला स्तर पर। वो एक समिति भी हो सकती है, 2 समिति भी हो सकती है, क्योंकि उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है तो वहाँ 2 समितियाँ भी हो सकती हैं। जी जी जी। यानी समितियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करें। जी जी। और बाल मजदूरी जैसे अभिशाप को देश से दूर किया जा सके। इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा पंडित जी कि जो बाल श्रम है, जो भी व्यक्ति बाल श्रम करा रहा है और बाल श्रम ले रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को सजा का भी प्रावधान इस अधिनियम में किया गया 2015 में। जी जी। उसमें जो है वो उसको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है और 5 वर्ष तक की सजा के प्रावधान। यानी दंड के तौर पर 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 वर्ष की सजा भी हो सकती है अगर कोई बाल श्रम करा रहा है, अपराध कराता है, क्योंकि अपराध की श्रेणी में आता है। जी। वकील साहब, ये बताइएगा कि कुछ समाज में हमारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो किसी भी वजह से, भाग्यहीन ही हम कहेंगे उन्हें, उनके ऊपर से माता पिता का साया हट जाता है। जी। और ऐसे बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी के लिए समाज के कई वर्ग हैं जो हालांकि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, परिवार के लोग भी प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन होता है। तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता किसी वजह से नहीं रहे हैं,
जी। उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए कानून में क्या व्यवस्था बनाई गई देखिए, है? इसमें जो है जिला स्तर पर जो समिति बनाई गई है जी वो जिला स्तर पर जो समिति है वो उस बालक के बारे में पूरी जानकारी एकत्र करता है। उस एकत्र करने के बाद में जो भी उसको गोद लेना चाहता है तो गोद की प्रक्रिया वो करता है अच्छा और वो फिर उनको गोद दे देता है। जी। गोद लेने की बात आपने कही, तो कोई खास उम्र तक बच्चों को गोद दिया जा सकता है, लिया जा सकता है, या इसके लिए 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे भी गोद इसमें लिया चूंकि जा इस सकते हैं? कानून में 18 वर्ष तक के किशोर ही आते हैं, इसलिए 18 वर्ष तक के किशोर जो प्रत्यक्त हैं, प्रत्यक्त मीन्स जिनके जैविक माता पिता जी प्लस दत्तक माता पिता वो उनसे दूर रह रहा है या उनके टच में नहीं है, तो ऐसे बच्चे जो है उनको गोद ले सकता है, कोई भी व्यक्ति गोद ले सकता है। और उसका गोद लेने से पहले उसकी सब पूरी परिस्थिति देखी जाती है कि ये इस बच्चे को मेंटेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या उसकी आर्थिक स्थिति है, क्या उसकी सामाजिक स्थिति है, कहीं वो अपराधी तो नहीं है। ऐसी स्थिति में वो अगर संतुष्ट हो जाती है समिति, तब फिर वो उसे गोद दे देती है। जी। ये जो समिति है, आपने बताया कि वो जो गोद लेने वाले व्यक्ति हैं उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति का आकलन करती है। ये समिति किस तरह की समिति है? समिति के सदस्य कौन लोग होते हैं? समिति के सदस्य जो है वो राज्य सरकार के द्वारा वो उनका नियुक्ति होती है जी। और उसमें 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। अच्छा। उस समिति की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि बच्चे के लालन पालन के लिए उचित व्यवस्थाएं हो पा रही हैं या नहीं। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है समाज का कि वो किसी बच्चे को गोद ले, तो उसे किस स्तर से प्रयास करना चाहिए, कहाँ किससे संपर्क करेगा? देखिए, इसके लिए तो कई संस्थाएं प्राइवेट तौर पे भी काम कर रही हैं जो बच्चों का संरक्षण करती हैं, बच्चों के लालन पालन का ख्याल करती हैं और वो उनका रिकॉर्ड पूरा समिति के पास होता है। अच्छा। तो कोई भी व्यक्ति समिति के पास अपना आवेदन प्रस्तुत करता है और आवेदन के हिसाब से वो अगर एलिजिबल है तो फिर उसको दत्तक दिया जा सकता है। जी। क्या समिति गोद लेने के उपरांत उस बच्चे की देखरेख का भी समय समय पर अवलोकन करती? जी बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। अगर हम शिक्षा के अधिकार की बात जानना चाहें तो चूंकि शिक्षा प्रत्येक भारतीय का अधिकार है और बच्चों के विषय में तो हमारी सरकार इतनी जागरूक है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से अछूता ना रहे, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कानून में भी प्रोविजन है इसके लिए। शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था? देखिए, उसके लिए तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम अलग से ही है। जी जी, है ना। और जहाँ तक जब जिस बच्चे को गोद लिया जाएगा तो मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि उसके परिवार का जो गोद ले रहा है उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति, सारी स्थिति देख के तब उसको गोद दिया जाएगा जी, ताकि बच्चे का समुचित विकास हो सके। वकील साहब, चूंकि बच्चे जो है अलग अलग श्रेणी के होते हैं और जो गोद लेने वाले व्यक्ति हैं उनकी रुचि अलग अलग होती है जी। और कई बार ये होता है कि जो कन्याएं होती हैं या जो बालिकाएं हैं जी। उनके साथ समस्या ज़्यादा रहती है जी। तो क्या कानून में ऐसी भी व्यवस्था है कि जो बालक हैं उनके लिए अलग व्यवस्था हो, बालिकाएं हैं उनके लिए अलग व्यवस्था हो, या समान अधिकार? देखिए, बालिकाओं के गोद देने की जो बात है वो अगर पति पत्नी है और उनकी जो सारी जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी है, यानी कि शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक कहीं कोई दोष नहीं है, तो वो माता पिता उस बच्ची को ले सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल आदमी है यानी कि अनमैरिड है या विडोअर है तो वो बच्ची को गोद नहीं ले सकता। अच्छा, उसके लिए ये बाध्यता है। कानून में ये भी सोच रखी गई है कि ताकि बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे। जी। अब हम बात करते हैं बच्चों के द्वारा जो अपराध कारित होते हैं उनके विषय में। क्योंकि बच्चे तो ये कहा जाता है कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, जैसी संगत या जैसे माहौल में रहते हैं वैसा ढल जाते हैं। न चाहते हुए भी बच्चों से कई बार अपराध कारित हो जाते हैं। क्योंकि आपने बताया 18 वर्ष की आयु तक के बच्चे कहे जाते हैं और 18 वर्ष तक की आयु के दौरान अगर किसी बच्चे से कोई अपराध होता है तो उसको किस तरह कैटेगराइज करते हैं या किस तरह श्रेणीबद्ध किया जाता है, क्या व्यवस्था है? देखिए, उसमें 3 श्रेणियां हैं जी। एक लघु अपराध है जी, जिसमें सजा जो है वो 3 साल तक है। अच्छा। एक गंभीर अपराध है जिसमें सजा 3 साल से 7 साल तक है जी। और एक है जघन्य अपराध जिसमें 7 साल और उससे अधिक की सजा है। तो 3 श्रेणियां हैं अपराध की। जी जी जी। अच्छा, 3 श्रेणियों में अपराधी बच्चे जो होते हैं उन्हें अपराध की वो सजा दी जाती है जी। लेकिन बच्चों के मामले में वकील साहब ये कहा जाता है कि बच्चों को अपराधी न मानकर बल्कि उनकी सुधार की प्रक्रिया पर कानून ज्यादा जोर देता है। बिल्कुल सही बात आपकी, बिल्कुल सही है। और ये जो इस अधिनियम का जो
वह है विचार, वो यही है कि बच्चों का पुनर्वास कैसे हो। जी। उनमें सजा नहीं दी जाएगी उनको। इवन उनके लिए अगर कोई अपराध कर दिया जाता है तो पुलिस भी नहीं अरेस्ट करेगी, उसके लिए विशेष पुलिस बल की व्यवस्था है। और दूसरा, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, उनके लिए रिमांड होम बनाए गए हैं, वहां सुधार के लिए उनकी पूरी प्रक्रिया की जाएगी। सुधार गृहों में खास व्यवस्थाएं होती हैं, उनके विषय में भी हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं, ताकि लोग जागरूक हो सकें। जो बाल सुधार गृह हैं जी, उनमें किस तरह की व्यवस्था होती है? बाल सुधार गृह में पढ़ने की व्यवस्था है और पूरे रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था है उनके। जी। जी। अगर बच्चे में कोई अतिरिक्त योग्यता है तो उसके लिए भी क्या? उसके डेवलपमेंट के लिए भी है। जी। उसके डेवलपमेंट के लिए भी है, यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए जी, भी जी, जी। व्यवस्थाएं होती जी हैं। जी अच्छा, ये और बताइएगा वकील साहब, चूंकि जो हम अपराध की बात कर रहे हैं और बच्चों की आयु 18 वर्ष तक इसमें की गई है, जी। तो अगर कोई 5, 6 या 7 या 10 वर्ष आयु तक का बच्चा है और अनजाने में उससे कोई अपराध होता है तो कानून इसे किस तरह देखता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आईपीसी में सेक्शन 82 है जी। उसमें 7 वर्ष के बच्चे तक किया गया कोई भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। 7 वर्ष की आयु तक? जी जी। अगर उससे कोई भूल चूक में अपराध हो गया तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अच्छा, इसके अलावा ऊपर की जो आयु है? ऊपर की आयु है तो अपराध है, तो अपराध का उसका ट्रायल होता है, उसको सुधारने की बात होती है, सजा का प्रावधान नहीं है उसमें। जी जी जी। अच्छा, अगर हम कानून में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो धाराएं बनाई गई हैं, उनके विषय में जानना चाहें तो ये धारा 74, जी, कई बार इसका जिक्र होता है, धारा 74 या 74, ये क्या है और किस तरह के अपराधों के लिए है, किस तरह की व्यवस्था है कानून में? ये धारा 74 जो है, इस अधिनियम में जो बाल अपराध हैं उनके किसी भी प्रकार के प्रकटीकरण पर रोक लगाती है। यानी कि उनका ना तो मीडिया ट्रायल किया जाएगा, ना अखबार में छापा जाएगा, ना ही उनके बारे में कोई भी जानकारी, उनका नाम, पिता का नाम, पता कोई भी छाप नहीं सकता है, उसको वो अपराध है। जी जी। यानी इसको पब्लिश नहीं किया जाएगा? जी जी। पब्लिक में किसी दूसरे के लिए नहीं बताया जाएगा जी। इसके साथ ही धारा 75 या 75 है, 76 है, इनके विषय में भी हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये जो धारा 75 है वो बताती है कि अगर बच्चे के साथ क्रूरता की जाती है, जी। क्रूरता की कई श्रेणियां हैं। क्रूरता में अब पता चला कि कोई व्यक्ति किसी को ले गया और उसके साथ मारपीट करता है, तो वो क्रूरता की श्रेणी में आती है, तो ये भी अपराध है। इसमें 1 लाख तक का उसका जुर्माना है और 5 वर्ष तक की सजा है। जी। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी बच्चे के साथ क्रूरता की जाती है तो उसके लिए धारा 75 है, 75 है। और धारा 76 के विषय में क्या बताएंगे आप? धारा 76 जो है वो, अगर जैसे किसी हॉस्टल में रहता है बच्चा जी, या रिमांड होम में रहता है, तो उसके प्रबंधक द्वारा अगर बच्चे के साथ कोई क्रूरता की जाती है, या रिमांड होम जैसे है उसके जो भार साधक अधिकारी है उसके द्वारा अगर कोई क्रूरता की जाती है तो उसमें सजा का प्रावधान है। जी। हमारे समाज में कई तरह के लोग हैं, कई तरह की मानसिकताएं हैं। बच्चों के द्वारा भीख मंगवाने की भी घटनाएं समय समय संज्ञान में आती रहती हैं। जी। उसके लिए भी क्या कानून में कोई व्यवस्था की गई है? देखिए, कोई जो भी व्यक्ति बच्चे को भीख मंगवाएगा, चाहे वो उसके माता पिता ही क्यों ना हो, जी, अगर वो भीख मांगने के लिए उसको छोड़ते हैं तो उसमें भी सजा का प्रावधान है। उसमें सजा जो है वो 5 साल तक है, बल्कि 3 वर्ष और 1 लाख तक है। जी जी। अगर कोई अक्षम बालक है जी, तो उसके विषय में बताइएगा। देखिए, अक्षम बालक है 2 तरीके से हैं। एक तो अक्षम बनाया गया है उसे भीख मांगने के लिए जी, और एक अक्षम है, उसके साथ क्रूरता करता है तो वो भी दंड का भागी बनेगा। जी जी जी। यानी किसी अक्षम बच्चे से अगर कोई क्रूरता करता है जी, तो उसे भी दंड का प्रोविजन है और ये दंड धारा 75 के अधीन ही दिया जाता जी, है। जी। अगर मैं सही हूं तो जरूर बताएं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही हैं। जी जी। इसके साथ ही धारा 77 है, 78 है, जी। ये कई ऐसी धाराएं हैं जो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए ही हमारे कानून में समायोजित की गई है। इसीलिए ये कानून जो है संपूर्ण कानून है। जी जी। इसमें बच्चों का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न है जी। उसको रोकने के पूरे प्रयास किए गए हैं। उसमें दंड का प्रावधान है। जो पहले जो अधिनियम थे उसमें इस तरीके के अपराध को रोकने और उसके दंड का प्रावधान नहीं था। जी जी जी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो कानून है अपने आप में संपूर्ण कानून। जी। एक तरफ बच्चों के प्रति क्रूरता है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों को नशे की आदत डालना, जी, ये भी कानूनी अपराध ये है। भी कानूनी अपराध है। जी। कौन सी धारा के अंतर्गत? ये धारा 78 है। जी। इसमें कोई बच्चे को नशा कराता है या कुछ करता है तो वो भी दंड का भागी होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यापार कराता है और उस व्यापार में बच्चे को संलग्न करता है जो कानून की नज़र में
एक अपराध है, जी। तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति और जो बच्चे उसमें लगे हुए हैं उनके प्रति कानून किस तरह का व्यवहार करता है? देखिए, वो ऐसे जो व्यक्ति जो ऐसे अपराधी हैं जो बच्चों को इसकी नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए उकसाते हैं, उसमें 7 वर्ष तक की उनको सजा है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। बच्चों के प्रति कानून का क्या व्यवहार होता है? जो बच्चे ऐसे व्यवसाय में लग जाते हैं किसी वजह से, किसी दबाव में या किसी दूसरे व्यक्ति के। देखिए, बच्चों के प्रति जो कानून है, बच्चों के सुधार के लिए कानून है। जी। बच्चों को रिमांड होम भेज के उनका पुनर्वास कराया जाता है और उनका जो मानसिक है और शारीरिक है और जो शैक्षिक स्तर है उसको सुधारने का पूरा प्रयास किया जाता है। जी वकील साहब, चूंकि इस कानून में धारा 80, 81, 82, 83 इन धाराओं का भी जिक्र आता है कहीं ना कहीं, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को उन धाराओं के विषय में भी बताएं जिनके द्वारा बच्चों के अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित करने का प्रयास किया। देखिए, धारा 80 जो है वो ये है कि जो अधिनियम में व्यवस्था दी गई है कि एक दत्तक ग्रहीता किस प्रकार से दत्तक ग्रहण करेगा, जी, उस प्रक्रिया को अपनाए बिना कोई दत्तक ग्रहण कर लेता है अवैध रूप से, जी, गैर कानूनी रूप से, तो उस स्थिति में वो जो है सजा का भागी होगा। अच्छा जी, ये धारा 80 के 80 है। जी, 81 के विषय में थोड़ा सा हम चाहेंगे आप जानकारी दें हमारे दर्शकों को। अभी 81 जो है वो बालकों के श्रम के बारे में। अच्छा। वो जो बाल श्रम की बात हुई है, बाल श्रम के बारे में तो आप देखिए कि 2014 में हमारे जो कैलाश सत्यार्थी थे, जी, उनको नोबेल पुरस्कार मिला इसीलिए कि उन्होंने बालकों के श्रम को रोका। जी जी जी, तो उसी के बारे में प्रावधान है और इसीलिए बाल श्रम प्रतिषेध अधिकार अधिनियम ऐसा कुछ कानून भी बनाया गया है। धारा 82 और 83 ये धाराएं भी बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए समायोजित की गई हैं इस कानून में, तो इनके विषय में भी थोड़ा सा हम चाहेंगे आप प्रकाश डालें, हमारे दर्शकों को अवश्य बताएं। अगर कोई किसी बच्चे को शारीरिक रूप से दंडित करता है, जी, मारता है, पीटता है, हाथ पैर तोड़ देता है, तो वो धारा 82 में जो है वो अपराध है, जी, उससे दंडित किया जाएगा। जी, धारा 82 के अंतर्गत इस तरह के अपराध बच्चों के प्रति किए जाते हैं। हाँ। तो जो अपराध करने वाला व्यक्ति है उसको दंडित किया जाएगा। दंड का क्या प्रोविजन है, किस तरह का दंड? 3 वर्ष का कठोर कारावास है। अच्छा, और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। 3 वर्ष का कठोर कारावास है। तो बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है, उनको संरक्षण देने की आवश्यकता है। बच्चों की शिक्षा, चूंकि शिक्षा कहा जाता है किसी भी स्तर पर किसी भी व्यक्ति के चरित्र निर्माण के लिए पहली आवश्यकता होती है, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना है, हमारे देश में कानून है। इसके बाद भी जो शिक्षा है बच्चों को, वो कई बार ये देखने में आता है कहीं ना कहीं अछूते रह जाते हैं बच्चे। समाज की क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व है? अगर कोई भी बच्चा शिक्षा से अछूता दिखाई दे रहा है तो उसके प्रति समाज क्या करे, समाज कैसे उस बच्चे को शिक्षा के नजदीक लाए? हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को देखिए, समाज के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस अधिनियम का प्रचार प्रसार होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, अगर हम चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का भला हो, जैसे हम देखते हैं कि कोई सड़क पर भीख मांग रहा है, तो हमारा ये दायित्व है कि हम समिति को जाके उसको सूचित करें और बताएं कि भाई ये ऐसा है और इसका पुनर्वास किया जाए, तो समिति उस पर कार्य करेगी। लेकिन हम लोग कितने जागरूक हैं बच्चों के प्रति, बच्चों के अधिकारों के प्रति? अगर हम लोग जागरूक हो जाएं तो बच्चों का पुनर्वास हो जाए और बच्चे जो भविष्य है हमारे भारत का, वो सुरक्षित हो जाएगा। जी बिल्कुल। शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके द्वारा भी चूंकि शिक्षा का महत्व या तो वो समझते नहीं या फिर उनकी पारिवारिक आवश्यकताएं ऐसी होती हैं कि वो समझना नहीं चाहते, बल्कि बच्चों को दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। तो उनके लिए भी कानून ने कुछ खास व्यवस्था की है। हम चाहेंगे आपके माध्यम से उन्हें ज़रूर पता लगे, अगर कोई भी अभिभावक या माता पिता बच्चों को शिक्षा से दूर रखते हैं तो कानून उनसे किस तरह से पेश आएगा। देखिए, अगर वो बच्चों को जबरदस्ती दूर रखते हैं तो ये तो अपराध की श्रेणी में आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम ये देख रहे हैं कि बच्चे को जबरदस्ती कहीं काम में लगाया जा रहा है, तो ये हम लोगों का दायित्व है कि हम समिति को सूचित करें और समिति उस पर तत्काल जो है संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई करेगी। जी, प्रत्येक माता पिता की, अभिभावक की तो जिम्मेदारी है ही कि वो बच्चों को शिक्षित करे, नागरिक की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर कोई भी बच्चा कहीं शिक्षा से अछूता है तो उसको शिक्षा दिलवाई जाए, शिक्षा के प्रति उसके अभिभावकों को जागरूक किया जाए। बिल्कुल। वकील साहब, चूंकि हम बात कर रहे हैं बाल अधिकार संरक्षण और कानून के विषय में, और आपने बताया कि 2015 में एक संपूर्ण कानून हमारे देश में बनाया गया है ताकि बच्चों के सभी अधिकारों को संरक्षित करते हुए उन्हें विकास का
और उन्हें अपने बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक विकास का उचित अवसर मिल सके। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि 2015 में जो कानून बनाया गया है उसके पीछे सरकार का क्या लक्ष्य है और कानून में ये सारी चीज़ें क्यों समायोजित की गई हैं। देखिए, सरकार का जो है, चूंकि वो ये समझते हैं कि बच्चे जो है देश का भविष्य हैं और देश का भविष्य सुरक्षित कैसे हो उसके लिए उनका शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरीके से जो है वो उनको आगे बढ़ाया जाए। जी, बच्चों के प्रति हम बात कर रहे हैं और बच्चों के द्वारा जो अपराध कारित होते हैं उनके विषय में आपने बताया कि जो अपराध है वो 3 श्रेणियों में रखे जाते हैं, छोटे अपराध, गंभीर अपराध और जघन्य अपराध। आपने ये भी कहा था कि उन बच्चों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस, जो साधारण पुलिस है हमारी, वो नहीं जाती, उसके लिए अलग से कुछ खास तरह के लोग होते हैं। चाहेंगे बताएं हमारे दर्शकों को, चूंकि ये जागरूकता का विषय है, लोग जरूर जागरूक। देखिए, अगर कोई किशोर अपचारी है यानी अपराधी है किशोर और उससे अपराध हो गया है तो उसमें उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, ना ही उसको हथकड़ी लगाएगी जी। और जो इनका जो पूरा ट्रायल है, ट्रायल भी जो कोर्ट है जो आम कोर्ट न्यायालय में नहीं होगा, उसके लिए एक किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की गई है प्रत्येक जिले में, और वो किशोर न्याय बोर्ड प्रत्येक जिले में कार्यरत है। उसका जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो स्पेशल प्रथम क्लास जो है मजिस्ट्रेट होते हैं। जी जी। और उसके साथ में 2 जो है वो उनके सदस्य होते हैं, वो समाजसेवी हो सकते हैं, उसमें 1 महिला सदस्य का मैंडेटरी है। जी। तो बच्चों के प्रति और उनके अधिकारों के प्रति हमारी सरकार सदा ही जागरूक रही है। 2015 में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके द्वारा बच्चों के अधिकारों को संरक्षित किया जा सके, और यदि कोई भी बच्चा गलती से या परिस्थितियों के चलते वो किसी अपराध में शामिल हो जाता है तो उसके लिए कानून में भी खास व्यवस्थाएं की गई हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारा पूरा समाज बच्चों के प्रति जागरूक हो और हम देश के भविष्य को न सिर्फ जागरूक कर सकें, उनके अधिकारों का संरक्षण कर सकें। इसी उद्देश्य से कानूनों में समय समय पर परिवर्तन किए गए और 2015 में यह कानून बनाया गया। हमें विश्वास है कि आप सब दर्शक बच्चों के अधिकारों को समझेंगे, उनके प्रति जागरूक होंगे और कहीं किसी तरह का कुछ ऐसा आपको समाज में महसूस होता है जो बच्चों के अधिकारों के हनन में शामिल है या बच्चों के अधिकारों को कहीं नहीं उनके पास पहुंचने दे रहा, तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बाल अधिकार संरक्षण और कानून के विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।